गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं वियना कांग्रेस के बारे में और आज हम पढ़ेंगे वियना कांग्रेस के दोष। वियना कांग्रेस के दोष। तो स्टूडेंट्स, हमने वियना कांग्रेस के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है कि किस प्रकार से विभिन्न यूरोपीय देशों के राजाओं, जो कि महान कहलाने वाले राजा थे, और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने मिल करके वियना नामक जगह पे इकट्ठे होकर के सभा की, मंत्रणा की और उसमें यूरोप के पुनर्गठन को लेकर के यूरोप में जो अराजकता का माहौल था, अराजकता की स्थिति थी, उसको दूर करने के लिए जो है उन्होंने विभिन्न फैसले लिए, जिसको जो है वियना सम्मेलन कहा गया, वियना कांग्रेस कहा गया। तो वियना में ये जो है सारे ही लोगों की, प्रबुद्ध लोगों की, महान राजाओं की, क्षेत्रीय राजाओं की सभा हुई थी। सितंबर 1814 में शुरू हुई थी और ये जून 1815 तक चली थी। तो इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जो केवल एक दिखावा मात्र ही थी, भीड़ मात्र ही थी। और उस भीड़ ने इकट्ठे होकर के केवल वो वहां आए और इकट्ठे ही हुए थे। केवल 4 देशों के प्रभुत्व सर्वे सर्वा होते हुए उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रख करके पहले ही उसके बारे में निर्णय ले लिए थे, पहले ही निर्धारण कर लिया था कि क्या फैसले इसमें लिए जाएंगे। वो तो केवल एक दिखावे के लिए था कि सारे ही यूरोपीय राजाओं को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, उनकी सलाह मशवरा लेकर के आगे फैसला दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वियना कांग्रेस का सबसे बड़ा दोष यही था कि केवल एक दिखावा किया गया था और उस दिखावे को यहाँ पे फलीभूत करना था, उसको अमली जामा पहनाना था। और उस अमली जामा पहनाने के चक्कर में विभिन्न राजाओं के समूह को उन्होंने यहाँ पे न्योता दिया था और वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बात की है कि विभिन्न देशों के संबंध में उन्होंने विभिन्न निर्णय लिए कि किस देश की सीमा कहाँ तक होगी, ये निर्धारित किया गया। यूरोप में कैसे शांति स्थापित वो करें, उसका निर्धारण किया गया। अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया और दास प्रथा की जो है समाप्ति की गई। तो इसके चलते विभिन्न दोष भी वियना कांग्रेस के उभर कर जो हमारे सामने आए, उनकी चर्चा आज हम डिटेल से करेंगे। तो वियना कांग्रेस का जो सबसे पहला जो दोष था वो था कुलीन वर्ग के लोगों का सम्मेलन होना। कुलीन वर्ग के लोगों का सम्मेलन। तो जैसे कि वियना कांग्रेस का ये सबसे मुख्य दोष है, हमें पता भी है कि फ्रांसीसी क्रांति से ये सारी चीजें शुरू हुई थी। यदि फ्रेंच रेवोल्यूशन ना होती तो शायद ये इतिहास आज कुछ और ही होता। तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 10 साल तक चली, उसके बाद जो है नेपोलियन का उत्थान हुआ। नेपोलियन एक तानाशाह के रूप में सत्ता में आया और उसने जो है लगभग अपने कैरियर के 20-25 साल जो टाइम पीरियड था, यूरोप की स्थिति को उसने अपने हाथ में लेने की कोशिश की, यूरोप की सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जिसके चलते उसने 40 युद्ध लड़े और लगभग सारे युद्ध उसने जीते। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो शुरू हुई थी, साधारण वर्ग के लोगों ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए क्रांति की शुरुआत की थी और उसमें साधारण लोगों के हितों को ही वो मनवाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे वियना में जो सम्मेलन हो रहा है वो नेपोलियन की शक्तियों पे तो अंकुश लगा ही रहा था, साथ ही साथ वो साधारण वर्ग की अवहेलना कर रहा था। तो यहाँ पे जो कुलीन वर्ग था, ये केवल उनका ही सम्मेलन था। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो 4 जो देश थे, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और प्रशा। तो इस प्रकार से वो 4 जो देश थे, वो 4 देश ही अपनी जो नीतियां थी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे नियम बना रहे थे, यूरोप का पुनर्गठन कर रहे थे। तो ये जो सम्मेलन था कुलीन वर्ग का सम्मेलन था। आम जनता के लिए इसमें कोई जो है निर्णय नहीं लिए गए थे कि आम जनता पे क्या रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे।
उन्होंने केवल राजाओं के लिए, जो उच्च वर्ग था उसके लिए ही निर्णय लिए कि धर्म के लिए क्या किया जाए, राजनीति के लिए क्या किया जाए, जनता की खुशी, जनता की शांति के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो वियना कांग्रेस का सबसे बड़ा दोष यही था कि वो एक उच्च घराने का, उच्च कुल का या कुलीन वर्ग का ही सम्मेलन बन के रह गया था, आम जनता के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। तो दूसरा इसमें हम बात करते हैं लोकमत की अवहेलना। लोकमत की अवहेलना। तो यहाँ पे वियना कांग्रेस के जो निर्णय थे वो स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर लिए गए थे, उनमें लोकमत की पूर्णतः अवहेलना की गई थी। इस सम्मेलन के जो कर्णधार थे, जो 4 मुख्य सर्वा देश थे जिन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए वियना कांग्रेस के सम्मेलन का एक बहाना किया था और अपने जो स्वार्थी हित थे उनको पूरा करने की कोशिश की थी, उन्होंने लोकमत की पूर्णतः अवहेलना की। लोकमत मीन्स आम जनता और राजा के साथ कैसा जो है आगे उनकी आपसी प्रतिक्रियाएं होंगी, उनके आपसी रूल रेगुलेशन कैसे होंगे, उनके आपसी संबंध कैसे होंगे, उसके बारे में यहाँ पे कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन लोकमत की पूर्णतः इसमें अवहेलना हुई है, क्योंकि राजाओं के लिए तो निर्णय ले लिए गए थे कि राजाओं की सीमाएं क्या रहेंगी, किस राजवंश का किस देश पे शासन रहेगा और किसका जो है अंत किया जाएगा, किसके अधिकार कितने होंगे। लेकिन यहाँ पे जनता के लिए क्या किया, जनता के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया था। तो राजा और जनता के हितों को ध्यान में रख करके उन्होंने उनके संबंधों का निर्धारण नहीं किया था। तो यहाँ पे एक इतिहासकार हैं हेजन, वो लिखते हैं इस स्थिति को देखते हुए कि जो वियना कांग्रेस थी वो केवल जो नेपोलियन की अंत के बाद जो लूट का जो माल था उसको आपस में बांटने के लिए, एक अपमानजनक तरीके से आपस में बांटने के लिए इकट्ठे हुए लोगों का समूह था जो आपस में बांट रहे थे, और उनको किसी चीज की चिंता नहीं थी कि जनता को भी कुछ ना कुछ चाहिए, अधिकार चाहिए, जनता के लिए भी जो है इसमें अधिकारों की चर्चा करनी चाहिए। तो उन सब चीजों की पूर्णतः इसने अवहेलना की थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस का ये भी दोष बहुत ही मुख्य रहा कि जो लोकमत की पूर्णतः अवहेलना की, कि आम जनता के राजा के साथ संबंधों की अवहेलना की, आम जनता के अधिकारों की पूर्णतः अवहेलना की, आम जनता के लिए सुख सुविधाओं की, शांति व्यवस्था की और उनके अधिकारों की पूर्णतः अवहेलना के चलते जो है वियना कांग्रेस मुख्य रूप से दोषी रही। आगे है क्रांति की प्रवृत्ति की, क्रांति की प्रवृत्तियों की उपेक्षा, प्रवृत्तियों की उपेक्षा। तो स्टूडेंट्स क्रांति की प्रवृत्तियां कौन सी थी? हमने जैसे कि पीछे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा है, उसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते हुए ये पढ़ा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप यूरोप की जो जनता थी उसमें कुछ एक प्रवृत्तियों का उदय हुआ था, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और लोकतंत्र की जो उनमें भावना जागृत हुई थी। इन प्रवृत्तियों का क्रांति के फलस्वरूप सूर्योदय हुआ था। तो ये जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता या लोकतंत्र की जो प्रवृत्तियां क्रांति के दौरान जनता के दिलों में पैदा हुई थी, इनकी पूर्ण रूप से वियना कांग्रेस ने अवहेलना की, क्योंकि इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें लोकमत की पूर्णतः अवहेलना की जा रही थी। दूसरा, इसमें हमने पढ़ा भी है कि इसका जो मुख्य चांसलर था मैटरनिक अध्यक्ष माना है, इसमें कुछ एक लोगों ने प्रधानमंत्री माना है, कुछ एक लोगों ने मंत्री माना है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो यहाँ पे क्रांति के जो ये बीज थे, ये एक लोकतंत्र की जो भावना थी, आपसी भाईचारे की भावना, बंधुता की भावना, स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना, ये सारे विचार लोकतंत्र में ही सफल हो सकते हैं, गणतंत्र में ही सफल हो सकते हैं। लेकिन जो मैटरनिक था वह प्रतिक्रियावादी था। क्रांति में उठे हुए जो विचार थे, जागृत हुई जो भावनाएं थी, उनको पूर्णतः दबाना उसका काम था और उसको दबा करके अपने जो मंसूबे हैं उसको वो सफल करना चाहता था। पूरे यूरोप में
राज सत्ता को वो लागू करना चाहता था, राजवंशों को लागू करना चाहता था, और उसने किया भी। वियना कांग्रेस में सारे ही निर्णय जनता के हितों की अवहेलना करते हुए, जो क्रांति की जो मुख्य प्रवृत्तियां थी उनकी उपेक्षा करते हुए जो है आगे लागू की गई, और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई। गणतंत्र का, लोकतंत्र का पूर्णतः नाश हो गया, विनाश हो गया, और यहाँ पे पूर्णतः खात्मा कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस की जो कांग्रेस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उत्पन्न परिस्थितियां थी, जो प्रवृत्तियां थी, उनकी पूर्ण रूप से इन्होंने उपेक्षा की। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, लोकतंत्र के जो विचार थे उनको पूर्ण रूप से दबाने की कोशिश की गई, और यहाँ पे उनको दबा भी दिया गया। तो ये जो है वियना कांग्रेस का मुख्य दोष साबित हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा। राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा। वियना कांग्रेस में राष्ट्रीय भावनाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। जैसे कि अभी हमने बात की कि जो लोकतंत्र के जो विचार थे उनको पूर्ण रूप से दबा दिया गया था, उनको ठोकर मार दी गई थी, और यहाँ पे उन्होंने नए राजतंत्र की स्थापना की जो घोषणा की थी कि हर देश में अब राजतंत्र ही स्थापित होगा। जैसे कि फ्रांस में भी लुई 18वें को शासन बना दिया गया, इटली में भी बोरो वंश का शासन लागू कर दिया गया, पोलैंड में ऑरेंज वंश की स्थापना कर दी गई। तो इस प्रकार से जो पुराने राजवंश थे उनको ही पुनर्स्थापित किया गया, और यहाँ पे राज सत्ता, राजा की जो सत्ता थी उसको लागू कर दिया गया, और लोकतंत्र की जो भावनाएं थी, राष्ट्रीयता की जो भावनाएं थी उसको पूर्ण रूप से दबा दिया गया। तो यहाँ पे राष्ट्रीय भावनाओं को पूर्ण रूप से दबाने के लिए और राजवंशों की पुनः स्थापना के कारण से जनता काफी परेशान थी, क्योंकि अब जन आंदोलन शुरू हो गए थे। जन आंदोलन जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा देखी शुरू हुए थे। उसके बाद नेपोलियन ने तानाशाही प्रवृत्ति कायम की, तो उस प्रवृत्ति का जवाबदेही में भी लोगों ने जन आंदोलन करने शुरू कर दिए थे, जिससे उनमें राष्ट्रीयता की भावनाएं जो है जागृत हो गई थी, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उनमें जागृत हो गया था। तो ये राष्ट्रीय जो भावनाएं जनता के दिलों में जागृत हुई थी, विभिन्न देशों के जनता के दिलों में, उसकी इसमें पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। कोई भी जो देश है वो जो है राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा ही करेगा, क्योंकि इससे ही राजतंत्र कायम रह सकता है और लोकतंत्र जो है दबाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होगा, लोग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होंगे, तो वो जो है अपने अधिकारों की मांग करेंगे, स्वतंत्रता की मांग करेंगे, और यदि उनकी ये मांगे पूरी हो गई तो राज सत्ता को चलाया नहीं जा सकता, राजवंशों का जो है अंत निश्चित है। तो इसलिए जो है वियना कांग्रेस में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय भावनाएं जो हैं, विभिन्न देश अगर जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं, उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को पूर्ण रूप से दबा दिया जाए। तो इस प्रकार से इस बात के चलते विभिन्न देशों में राष्ट्रीय भावनाओं को दबा दिया गया। विभिन्न राज्यों के आपसी टुकड़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया और उनसे विखंडित कर दिया गया। नॉर्वे को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वीडन से मिला दिया गया। पोलैंड की जनता की राष्ट्रीय भावनाओं का ध्यान दिए बिना उसके टुकड़े कर दिए गए। इटली को कई राज्यों में बांट दिया गया। जर्मनी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों के साथ की गई ये अमानवीयता केवल 4 देशों के सर्वा होने की प्रतीक है, और उन 4 देशों ने अपने ही लक्ष्यों को पाने के लिए विभिन्न देशों के साथ अमानवीयता का व्यवहार किया था, जो गलत था। अगला है केवल शक्ति संतुलन को महत्व। केवल शक्ति संतुलन को महत्व। यहाँ पे शक्ति संतुलन की भावनाओं को ही महत्व दिया गया। जो 4 मुख्य सर्वा देश थे, इन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि फ्रांस की तरह ही कोई अन्य देश में कि कोई अन्य सत्ता का दावेदार उठ खड़ा ना हो और वो फिर से एक तानाशाह की स्थिति पैदा ना कर सके। तो यहाँ पे शक्तियों पे अंकुश लगाया गया। लोगों को केवल अधिकार सीमित मात्रा में दिए गए। राजतंत्र की पुनः स्थापना की गई और यहाँ पे राजतंत्र की पुनः स्थापना के बाद शक्ति संतुलन को महत्व दिया गया।
तो इस प्रकार से शक्ति संतुलन को महत्व दिया उन्होंने। शक्ति संतुलन जैसे 4 देशों की हम जो बात कर रहे हैं, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा, तो उन्होंने आपस में ही केवल खुद की शक्ति बढ़ाने की कोशिश की और फ्रांस की शक्ति पे पूर्णतः अंकुश लगाया और उन्होंने अन्य देशों की शक्ति के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। यहाँ पे 4 देश जो है अपने ही शक्ति को संतुलित करने के चक्कर में थे और आपस में जो है उसके लिए ही बंटवारा कर रहे थे कि कौन सा क्षेत्र कितना शक्तिशाली है और वो किसके दायरे में आएगा। तो उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की। अपने चारों ही देशों के हितों को ध्यान में रख के उन्होंने शक्ति संतुलन को आगे बढ़ावा दिया, आगे लागू किया और दूसरे जो यूरोपीय देश थे उनके और उन्होंने कोई ध्यान न दिया। तो ये केवल 4 देशों के मध्य शक्ति संतुलन की स्थिति को कायम करना था। यहाँ पे वो अपने राजनीतिक हितों को साध रहे थे और अन्य यूरोपीय देशों की और उनको कोई परवाह नहीं थी, उनकी राजनीतिक स्थिति की उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इस प्रकार से केवल 4 ही देशों में शक्ति संतुलन को महत्व मिल रहा था। अगला है कांग्रेस की अस्थायी व्यवस्था। तो जैसे कि जो हमने बात की है कि ये जो सम्मेलन था, कुलीन वर्ग का सम्मेलन था, इसमें आम जनता के हितों के लिए कुछ नहीं किया गया था, लोकमत की पूर्णतः अवहेलना की गई थी, लोगों साधारण जो जनता थी उसके लिए उसके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया था, उसके लिए अधिकारों की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पे हमने बात की कि कैसे क्रांति की जो प्रवृत्तियां थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, उनको पूर्णतः दबाया गया था, राष्ट्रीय जो भावनाएं थी उनकी उपेक्षा की गई थी और केवल शक्ति संतुलन के मद्देनजर 4 देश अपनी ही बातों को साबित करने में, अपनी ही शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपने हितों की पूर्ति को ध्यान में रख करके आपस में बंटवारा कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने निर्णय लिए थे, तो कांग्रेस इसी कारण से अपने निर्णयों में अस्थायी रही, स्थायी रूप से अपने निर्णयों को वो लागू नहीं करा पाई, क्योंकि इससे विभिन्न देशों की जनता में रोष का माहौल था। जैसे कि हमने देखा कि इटली के टुकड़े कर दिए, जर्मनी के टुकड़े कर दिए, पोलैंड की सीमाओं को विखंडित कर दिया उन्होंने, फिनलैंड को रूस के साथ मिला दिया, नॉर्वे और स्वीडन को अलग अलग कर दिया गया। तो ये जो चीजें थी ये स्थायी रहने वाली नहीं थी, ये थोड़े समय के बाद इनको जो है फिर से ही विघटित होने वाली घटना था, इतिहास इनको फिर से दोहराने वाला था। तो यहाँ से जो भी निर्णय इन्होंने लिए विभिन्न देशों की सीमाओं को मद्देनजर रखते शक्ति संतुलन के तहत वो जो है अस्थायी साबित हुए। और ये वियना कांग्रेस की भूल भी कही जा सकती है कि उसने जो निर्णय लिए केवल 4 देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैटरनिक के नेतृत्व में वो निर्णय लिए गए थे और वो सारे ही निर्णय केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने लिए थे, जो अस्थायी साबित हुए। थोड़े समय के लिए ही वो लागू रह पाए और धीरे धीरे करके नॉर्वे, स्वीडन के साथ मिल गया, पोलैंड का अपना महत्व हो गया और इटली के एकीकरण का मार्ग आगे खुल गया, जर्मनी के एकीकरण का मार्ग आगे खुल गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस काफी दोषों से परिपूर्ण थी और उन दोषों के होते हुए उन्होंने जो है आम जनता का विश्वास खो दिया था। तो यहाँ पे इसकी आलोचना और भी बातों को लेकर के की जाती है। अब हम देख लेते हैं कि वियना कांग्रेस की आलोचना जो है लोग क्यों करते हैं, किस बात को लेकर के लोग जो है वियना कांग्रेस की आलोचना करते हैं और वियना जो कांग्रेस थी वो आलोचना की पात्र बनी थी। सबसे जो पहले मुख्य आलोचना थी वियना कांग्रेस की वो थी अन्यायपूर्ण बजट। अन्यायपूर्ण बजट। तो यहाँ पे वियना कांग्रेस में जहाँ एक लोग इसकी प्रशंसा करते हैं कि ये अच्छी थी, युद्धों को रोक दिया था, अराजकता की स्थिति पे काबू पा लिया था, यूरोप में शांति कायम कर दी थी, फ्रांस की शक्ति पे अंकुश लगा दिया था, तो ये काफी अच्छे निर्णय इसमें लिए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ
बहुत सारी आलोचनाएं भी इसकी की जाती हैं, जिसमें लोग ये भी कहते हैं कि अन्यायपूर्ण बजट निर्धारित किया था वियना कांग्रेस ने, और इसने जो है विभिन्न देशों के लिए जो बड़े बड़े दावे किए थे, जो फैसले किए थे विभिन्न देशों की सीमाओं को लेकर के, और उनके ऊपर जो उनकी क्षति हुई है उनकी पूर्ति को लेकर के, क्षति पूर्ति को लेकर के जो बजट निर्धारण किया था वो काफी अन्यायपूर्ण था। जैसे कि 70 लाख फ्रैंक पौंड का जो फ्रांस को जुर्माना लगाया गया था, और ऐसे ही जो है हॉलैंड को जुर्माना लगाया गया था। विभिन्न देशों की सीमाओं को खंडित विखंडित कर दिया गया था, और 4 देश जो सर्वे सर्वा थे उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए ये अन्यायपूर्ण जो बजट बनाया था, ये केवल एक 4 देशों की शक्ति को ही दिखाता है कि उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लूट का जो माल था उसको हड़पने की कोशिश की है यहाँ पे, और कोई यूरोपीय पुनर्गठन की इसमें इसको संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे जो अन्यायपूर्ण बजट को जो है इन्होंने आगे विभिन्न देशों के सामने प्रस्तुत किया, जिसने जो है 4 जो बड़े देश थे इनके प्रभाव को खत्म करने की आगे मार्ग तैयार कर दिया। आगे है वियना संधि का अस्थायी होना। तो वियना कांग्रेस द्वारा किए गए जो निर्णय थे वो स्थायी सिद्ध न हो पाए। CGH हेज ने अपनी पुस्तक जिसमें वो यूरोप का इतिहास लिखते हैं उसमें वो कहते हैं वियना कांग्रेस के बारे में कि इसमें लिए गए जो निर्णय थे वो केवल थोड़े से समय ही टिक पाए, उसके बाद ही इसमें बदलाव आने शुरू हो गए थे, जिसके कारण से इसका अस्थायी रूप जो है सभी देशों के सामने प्रकट हो गया। तो यहाँ पे हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इसमें जो वियना जो संधि थी काफी अपमानजनक थी, और विभिन्न देशों को इसके अपमान का शिकार होना पड़ा था। केवल 4 देश जो सर्वे सर्वा थे वो अपने हितों को ध्यान में रख करके उन्होंने जो निर्णय लिए थे वो थोड़े समय ही विभिन्न देशों में उनकी मजबूरी का, उनकी स्वीकृति का पर्याय बने, और उसके बाद जो है ये अपमानजनक संधि अस्थायी साबित हुई, ये स्थायी न रह पाई। तो ये इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जा सकती है कि ऐसे जो ये इतना बड़ा सम्मेलन का जो एक दिखावा था, केवल एक दिखावा बन के ही रह गया, वो उसको वास्तविक रूप, वास्तविक जो जामा पहनाने की उन्होंने बात की थी कि इसको आगे भविष्य के लिए हम कायम कर रहे हैं, वो उस बात में खरे न उतर पाए, और वियना जो संधि थी वो अस्थायी साबित हुई, थोड़े समय ही टिक पाई, थोड़े समय के लिए ही वो जो है स्थायी रह पाई, और उसके बाद जो है ये संधि पूर्णतः खत्म कर दी गई। तो इसकी पुष्टि इस बात से भी लगाई जा सकती है कि बेल्जियम 15 साल ही उसके हॉलैंड के साथ रहा, उसके बाद 15 सालों के बाद वो हॉलैंड से अलग हो गया। दूसरा, इटली और जर्मनी के बारे में हम बात करते हैं। इटली और जर्मनी के प्रति जो नीति अपनाई गई थी उन्होंने भी वो थोड़े समय ही मानी, और 1875 में पूर्णतः उस बात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तीसरा, हम बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे को स्वीडन से अलग कर दिया था इन्होंने, और यहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन फिर से एक हो गए। तो यहाँ पे नॉर्वे का स्वीडन में विलय हो गया थोड़े समय के बाद ही। और चौथा, हम बात करते हैं इसमें रूस की। तो रूस के पास जो फिनलैंड का जो एरिया था उसको फिनलैंड जो है थोड़े समय के बाद रूस से अलग हो गया। तो ये जो चीजें थी इसको देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वियना जो संधि थी वो स्थायी साबित ना हो पाई, अस्थायी रही, और उसके अस्थायी होने के कारण ये सबसे मुख्य रूप से जो है इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा, हम बात करते हैं राष्ट्रीय भावनाओं के दमन की। राष्ट्रीय भावनाओं के दमन की।
तो यहाँ पे ये जो वियना जो संधि थी, इसमें पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भावनाओं को दबाया गया था, उनका दमन किया गया था, और राष्ट्र की जो लोग हैं उनमें राष्ट्र प्रेम ना रहे, इसके लिए उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों के प्रति ऐसी नीति अपनाई, उनमें राजवंश तो लागू किया ही साथ उनके जो सीमाएं थी उनको भी खंडित विखंडित करने की कोशिश की। जैसे कि इटली के विभिन्न हिस्सों में जो है बुर्बो वंश के उन्होंने स्थापित करके विभिन्न देशों के साथ उसके हिस्सों को जो है उन्होंने बांटा, और यहाँ पे रूस के साथ फिनलैंड को मिलाने की जो उनकी कोशिश थी, और नॉर्वे से उन्होंने स्वीडन को अलग करने की जो कोशिश थी। तो ऐसे विभिन्न देशों के जो भाग थे उनके टुकड़े अलग अलग करने की कोशिश की, और ये सारी ही चीजें राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए भी की गई थी। तो इस बात को लेकर के भी वियना कांग्रेस की आलोचना की जाती है कि राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए उन्होंने ऐसे कई हथकंडे अपनाए जो आगे चलकर वियना कांग्रेस की आलोचना का कारण बने। आगे हम बात करते हैं निरंकुश राज की पुनः स्थापना की। निरंकुश राज की पुनः स्थापना। तो यहाँ पे निरंकुश राज पुनः स्थापित हो गया यूरोप में। जैसे कि हमने बात की है कि पोलैंड में ऑरेंज वंश की स्थापना, हॉलैंड में ऑरेंज वंश की स्थापना, और लुई 18वें का फ्रांस का शासक बन जाना, इटली में भी बुर्बो वंश की स्थापना। विभिन्न राजवंशों ने समय समय पर अपने अपने वंशों का पुनर्गठन कर लिया था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यूरोप में जहां जनता में लोकतंत्र की भावनाएं जागृत हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तहत जन आंदोलन होने लगे थे, लोग अपने देश के प्रति प्रेम से भक्ति से भर रहे थे, उन भावनाओं की पूर्णतः अवहेलना की गई, उनको पूर्णतः कुचल दिया गया और निरंकुश राज की पुनः स्थापना हो गई। पूरे देश में राजवंशों की स्थापना के बाद यहाँ पे निरंकुश राजा ही अब शक्ति का स्रोत थे, सर्वे सर्वा थे। तो ये इस बात को लेकर के भी वियना कांग्रेस की आलोचना की जाती है कि जो नया जो दौर शुरू होने वाला था लोकतंत्र का, उसको उन्होंने खत्म कर दिया और राजतंत्र को ही पुनः स्थापित कर दिया, जो कि जनता के लिए काफी हानिकारक हुआ। संधि का अपमानजनक होना। संधि का अपमानजनक होना। तो यहाँ पे जो वियना कांग्रेस की संधि थी विभिन्न देशों के लिए अपमान का पर्याय बनी। जैसे हमने पीछे भी बात की है कि जो ये वियना कांग्रेस थी उसमें जो बातें थी वो काफी अपमानजनक थी, फ्रांस के लिए काफी अपमानजनक रही। मुख्य रूप से हम फ्रांस की ही बात करते हैं क्योंकि फ्रांस की जो सीमाएं थी उनके चारों ओर ऐसे शक्तिशाली देशों के क्षेत्रों को निर्धारित कर दिया गया जो कि फ्रांस पे पूर्ण रूप से निगाह रख सके, निगरानी कर सके कि कोई तानाशाही शक्ति या जन विद्रोह तो नहीं उमड़ रहा जो विभिन्न देशों के लिए, यूरोपीय देशों के लिए खतरा बन सके। या फिर एक दूसरा जो अपमानजनक बात थी वो ये थी कि फ्रांस में विदेशी सेना रखी गई और विदेशी सेना जो है फ्रांसीसी सेना पे निगरानी करती थी और उनका जो खर्च था वो फ्रांस ही वहन करता था। और फ्रांस के लिए सबसे अपमानजनक बात थी युद्ध क्षति के रूप में 70 लाख फ्रैंक पौंड का जो जुर्माना लगाया गया था, जो उसको 5 साल के भीतर भीतर देना था। तो ये जो संधि थी काफी अपमानजनक रही विभिन्न देशों के लिए, हालांकि फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा अपमानजनक रही। तो इसलिए भी इतिहासकार इसकी आलोचना करते हैं। और वैधता के सिद्धांत का दुरुपयोग इन्होंने किया था। जो वैधता का सिद्धांत था, हमने पीछे बात की है वैधता के सिद्धांत की, जिसमें हमने बात की है कि विभिन्न राष्ट्रों को उनके अधिकार क्षेत्र के दायरे में रह करके वैध रूप से उनके ऊपर ही युद्ध की क्षतिपूर्ति का जो है निर्णय दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे पूर्ण रूप से इन्होंने नकार दिया था। यहाँ पे अपमानजनक संधि के रूप में विभिन्न देशों के ऊपर इन्होंने थोप दिया था। 4 देश ही सर्वे सर्वा थे। वैधता का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, वो केवल एक दिखावा थी जो केवल उन सिद्धांतों के साथ ही वो दिखावे के लिए ही सामने आई थी वैधता। तो यहाँ पे वैधता का जो सिद्धांत था पूर्ण रूप से असफल रहा था और केवल एक दिखावा बन के ही रह गया था, क्योंकि 4 सर्वे सर्वा देशों ने अपनी मनमानी को यहाँ पे
वियना कांग्रेस के सम्मेलन के रूप में जाहिर किया था। तो इसके बाद अंतिम रूप से हम बात करते हैं पूर्वी समस्या की। तो यहाँ आलोचकों का मानना है कि वियना कांग्रेस पूर्वी समस्या का हल भी न ढूंढ पाई। टर्की को समझौते में निमंत्रण नहीं दिया गया। बाल्कन रियासतों का टर्की के विरुद्ध जो ऐसा दोस्त था वो पनप रहा था, तो निसंदेह जो है यूरोप के लिए एक खतरा था। तो यहाँ पे आज हमने बात की है वियना कांग्रेस के दोषों की और उसकी आलोचनाओं की। और इसकी आलोचनाओं को पढ़ते हुए जो है हमने देखा है कि कैसे विभिन्न दोषों के होते हुए विभिन्न इतिहासकारों ने मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रख करके वियना कांग्रेस की आलोचना की है कि कितनी ज्यादा अपमानजनक रही है विभिन्न देशों के लिए, राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने वाली रही है, अन्यायपूर्ण बजट रहा है इसका, ये स्थायी न हो करके अस्थायी साबित हुई। तो निरंकुश राज की पुनः स्थापना इसने की, पूर्वी समस्या की और ये कोई ध्यान नहीं दे सकी और ये काफी अपमानजनक रही विभिन्न देशों के लिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज जो हमने चर्चा की है वियना कांग्रेस के दोषों की, उसकी आलोचनाओं की, विभिन्न इतिहासकारों ने किन आधारों पे किस बातों को मद्देनजर रख के वियना कांग्रेस की आलोचना की है, तो उसको आज आप अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आगे का जो लेक्चर होगा इसमें वियना कांग्रेस का वो लास्ट लेक्चर होगा, उसमें वियना कांग्रेस का जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। थैंक यू।